नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्रगति कंपटीशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने चर्चा करी थी हिंदी की कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, हिंदी जो शब्द है कौन सी भाषा से लिया गया है, उसका अर्थ क्या होता है और साथ ही साथ कब कब हिंदी के ऊपर कोई आयोग गठन किया, अधिनियम कब पारित किया गया, इसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद अपन ने टॉपिक लिया था वर्ण विचार। टॉपिक कौन सा लिया था? वर्ण विचार। वर्ण विचार की बात जब अपन कर रहे थे तो अपन ने कहा था कि हिंदी में कुल वर्ण कितने बताए थे? 44। कुल वर्णों की संख्या कितनी बताई थी? 44 बताई थी। जबकि मूल वर्णों की संख्या अपन ने पढ़ी थी 52। कितनी पढ़ी थी? 52। मूल वर्ण कितने होते हैं? तो 52 होते हैं। इसको अपन ने दो भागों में डिवाइड किया था। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। मैंने सबसे पहले बात की थी कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, कहने का मतलब जिनको स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है, स्वर कहलाते हैं। तो कल अपन बात कर रहे थे किसकी? स्वरों का वर्गीकरण। किसकी? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण जब अपन ने किया था तो स्वरों को सबसे पहले उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इन तीनों के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं पिछली क्लास में कि ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। इन्हीं स्वरों को अपन मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है और इसमें एक री आता है। अगर मौखिक रूप से पूछ लिया जाए कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 3 होती है, जबकि लिखित रूप से ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। उसके बाद अपन ने बात की थी दीर्घ स्वर। यदि मान लीजिए ह्रस्व स्वर के उच्चारण में 1 सेकंड लग रहा है तो दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 सेकंड लगेंगे और प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 सेकंड लगेंगे। ये बात मैंने आपको कही थी। दीर्घ स्वरों की संख्या मैंने कल बताई थी 7। कौन कौन से होते हैं ये भी लिखवा दिया। और प्लुत स्वर में मैंने एक स्पेशल चिन्ह की बात की थी और वो चिन्ह इस प्रकार का था कि यदि किसी स्वर के पीछे इस प्रकार का चिन्ह दिखाई दे तो वो स्वर प्लुत हो जाता है। इनकी संख्या कितनी है? तो 11 ही होती है, क्योंकि किसी भी स्वर के पीछे आप इस चिन्ह का इस्तेमाल करोगे तो वो स्वर क्या हो जाएगा? प्लुत हो जाएगा। मैंने उदाहरण दिया था ओम। उदाहरण के तौर पर मैंने क्या लिखा था? ओम। अगर आपने इस प्रकार का शब्द कहीं पर भी लिखा हुआ देखा है तो आप इसके उच्चारण करने की कोशिश करते हो, क्योंकि ये कोई वर्ण नहीं है। आप ये सोचते हो कि ये वर्ण है, तो ये वर्ण नहीं है। ये क्या है? प्लुत स्वर की क्या है? निशान है, बोले तो चिन्ह है। इस चिन्ह के लगने से ये कह रहा है कि आप ओ का उच्चारण क्या करो? थोड़ा लंबा करो। तो पहला वर्गीकरण अपन ने पढ़ा था किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण अपन ने किया था जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर कि अपनी जीभ जो है वो कितनी सक्रिय होती है किसी भी स्वर के उच्चारण के समय, उसके आधार पर अपन ने वर्गीकरण किया था। 3 भागों में बांटा था। नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर और नंबर 3 पश्च स्वर। यहां तक की चर्चा अपन कल कर चुके थे कि अग्रस्वर जिसमें जीभ का आगे वाला हिस्सा सक्रिय होता है वे स्वर क्या कहलाते हैं? अग्रस्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर जिसमें जीभ के मध्य वाला हिस्सा सक्रिय होता है वो मध्य स्वर कहलाते हैं। और पश्च स्वर जिसमें जीभ के पीछे वाला हिस्सा सक्रिय होता है पश्च स्वर कहलाते हैं। अब अपन बात करेंगे आज की। तो आज अपन बात करते हैं किसकी? स्वरों का तीसरा वर्गीकरण। तीसरे वर्गीकरण की मैं बात करूं तो तीसरा वर्गीकरण जो अपन ने किया था वो किया था किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार।
ओष्ठाकृति के आधार पर। देखो, किसी भी स्वर के उच्चारण के समय दो बातें ध्यान में रखी जाती हैं कि ओष्ठ किस प्रकार से चेंज हो सकते हैं, किस प्रकार की आकृति बनाते हैं। ओष्ठाकृति का मतलब क्या हो गया? ओष्ठ धन आकृति। विच्छेद करेंगे तो ओष्ठ धन आकृति की होठ जो है उनकी आकृति किस पोजीशन में है उसके आधार पर अपन चर्चा करेंगे कि स्वर कितने प्रकार के हो सकते हैं। दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर, और नंबर 2 अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। देखो, वृत्ताकार स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्त की आकृति में आते हैं या वृत्त की आकृति में अपन कोई पोजीशन लेते हैं तो उसको अपन कहते हैं वृत्ताकार स्वर। कौन से स्वर? वृत्ताकार स्वर। अब वृत्ताकार स्वर कौन कौन से हैं? तो मैं बात करूं, यदि वृत्ताकार स्वरों की यदि बात की जाए तो ये कौन कौन से हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये स्वर ऐसे हैं, इनका आप उच्चारण करके देखिए। ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इनका उच्चारण करने पर आपके जो होठ हैं वो किस आकृति में आएंगे? वृत्त की आकृति में आएंगे। वृत्त आप सब जानते हो, बोले तो गोलाकार आकृति में जब होठ आते हैं तो उनको अपन कहते हैं वृत्ताकार आकृति। कौन सी आकृति? वृत्ताकार आकृति। नंबर 2 बात करें अवृत्ताकार आकृति। अवृत्ताकार आकृति की मैं बात करूं तो इसकी बात करें तो अवृत्ताकार आकृति में होठ किस प्रकार से आएंगे? वृत्त के आकार में नहीं आएंगे, वो कोई भी आकृति में आ सकते हैं। तो इनके अलावा जो स्वर बचे वो किस में आएंगे? अवृत्ताकार आकृति में आएंगे। और इन स्वरों को अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं? तो अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, आई। कितने हो गए? 7 स्वर हो गए। कितने स्वर हो गए जी? 7 स्वर हो गए। 7 और 4 11 स्वर होते हैं। यदि अवृत्ताकार स्वरों की बात की जाए तो इनकी संख्या 7 होती है, जबकि वृत्ताकार स्वरों की अपन बात करें तो इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो जब भी आप किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हो उसमें आपके होठ यदि गोलाकार आकृति में आ रहे हैं तो वो वृत्ताकार स्वर कहलाएंगे, और अगर गोलाकार आकृति में नहीं आकर अन्य किसी आकृति में आ रहे हैं तो अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। स्वर की मैं परिभाषा आपको बहुत बार बता चुका हूं। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट जो वर्गीकरण कर रहे हैं स्वरों का वो अपन कर रहे हैं मुखाकृति के आधार पर। चौथा जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो किसके आधार पर? मुखाकृति के आधार पर। अगर मैं बात करूं मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो मुख की आकृति बोले तो अपना मुख किस प्रकार से चेंजेस लाता है जब अपन स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो या उच्चारण करते हैं तो इसको 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 विवृत स्वर। कौन से स्वर? विवृत स्वर। नंबर 2 अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर। नंबर 3 संवृत स्वर। और नंबर 4 अर्धसंवृत स्वर। अर्धसंवृत स्वर कितने भागों में बांटा गया है? मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत स्वर और अर्धसंवृत स्वर। अब सबसे बड़ी समस्या जो विद्यार्थियों को आती है कि सर विवृत किसे कहते हैं? यदि विवृत का पता चल जाए तो आपको स्वरों का पता चल जाता है। इस विवृत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है खुलना।
विवृत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो खुलना। यदि किसी स्वर के उच्चारण के समय आपका मुख पूर्ण रूप से खुलता है तो वो कहलाएंगे क्या? विवृत स्वर। कौन से स्वर कहलाएंगे? विवृत स्वर कहलाएंगे, जिसमें पूर्ण रूप से खुल जाए। तो पूर्ण रूप से मुख खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है उन स्वरों को विवृत स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं जी? विवृत स्वर कहते हैं। अब मैं बात करूं कि सर विवृत स्वर कौन सा है, तो आप उदाहरण के लिए देखो, आ एकमात्र स्वर विवृत स्वर है। कौन सा? आ। आप बोल के उच्चारण करके देख सकते हो कि विवृत स्वर बोले तो आ का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है? अपन बोलते हैं आ, तो मुंह पूरा खुलता है, इसीलिए एकमात्र स्वर है कौन सा? आ, जो विवृत की श्रेणी में रखा जाता है। इसकी संख्या कितनी? 1। दूसरे आते हैं अर्धविवृत स्वर। अर्ध का मतलब आप जानते हो आधा, और विवृत मतलब खुलना। तो जिस स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है उन स्वरों को अपन क्या कहते हैं? अर्धविवृत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अर्धविवृत स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं सर? तो मैं बताता हूं आपको कि कौन कौन से स्वर हैं। ओ, ई, ए, आई। ये ऐसे स्वर हैं, सॉरी 3 स्वर आते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 3 है। ओ, आई और आ। ये 3 स्वर ऐसे हैं जो अर्धविवृत स्वरों की श्रेणी में रखे जाते हैं। कौन कौन से हैं? ओ, आए और औ। ये तीनों स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में आप उच्चारण करके देखो कैसा होता? अ, आए, औ। मुख क्या है? आधा खुलता है, इसीलिए इन स्वरों को अपन क्या कहते हैं? अर्धविवृत स्वर कहते हैं। आगे की बात करें तो संवृत स्वर, कि सर संवृत स्वर क्या होते हैं? तो संवृत स्वर समझने के लिए आपको संवृत शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए। संवृत का अर्थ होता है बंद होना। क्या होता है? बंद होना। तो जिन स्वरों के उच्चारण के समय यदि आपका मुख बंद सा रहता है, बंद सा का मतलब समझ रहे हो कि पूर्ण रूप से बंद नहीं रहेगा, लेकिन पूर्ण रूप से बंद जैसा रहेगा। बात को समझे, पूर्ण रूप से बंद नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा फील होगा जैसे आपका जो मुख है वो पूर्ण रूप से क्या है? बंद है। क्या है? बंद है। इन स्वरों की संख्या 5 है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं जी? 5 हैं। तो 5 स्वर कौन से हैं? संवृत स्वर हैं, जिनमें मुख लगभग क्या रहता है? बंद सा रहता है, इसीलिए इन स्वरों को संवृत स्वर कहा जाता है। तो संवृत की परिभाषा हो गई कि सर संवृत स्वर किसे कहते हैं? कि जिन स्वरों के उच्चारण के समय मुख लगभग बंद सा रहता है वे स्वर संवृत स्वर कहलाते हैं। यहां तक की बात क्लियर। आगे बात करूं मैं अर्ध संवृत स्वर की। किसकी? अर्ध संवृत स्वर की। अर्ध संवृत स्वर की मैं बात करूं तो अर्ध मतलब आधा, संवृत मतलब बंद, जिसमें मुख क्या हो? आधा बंद हो। ऐसे स्वरों को अर्ध संवृत स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध संवृत स्वर कहा जाता है। तो ऐसे स्वर कौन से हैं? अब काउंटिंग कैसे करें सर? तो एक तो ये हो गया, 3 ये हो गए, 4 और 5 ये हो गए। कितने हो गए? 4 और 5 9। बचे 2 स्वर, एक तो बचा ए और एक बचा ओ। एक बचा ए, एक ओ। ये ऐसे स्वर हैं जो क्या हैं? अर्ध स्वरों की अर्ध संवृत स्वरों की श्रेणी में रखे जाते हैं। कौन सी श्रेणी में रखे जाते हैं? अर्ध संवृत स्वरों की श्रेणी में रखे जाते हैं। उच्चारण के समय मुख आधा बंद रहता है, इसीलिए इन स्वरों को अर्ध संवृत स्वर कहते हैं।
यहां तक की बात क्लियर। नेक्स्ट वर्गीकरण करेंगे अपन स्वरों का, किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। पांचवा जो वर्गीकरण है किसके आधार पर कर रहे हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं सर? तो मुख्य रूप से उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों? 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान। तो अपन जिन स्वरों का उच्चारण जिस जिस स्थान से करते हैं उनको समझना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान किसी भी स्वर या व्यंजन के उच्चारण के समय अपन जिन चीजों का प्रयोग करते हैं, जिन स्थानों का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उन स्वरों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। यहां तक की बात क्लियर। पहला उच्चारण स्थान आता है कंठ। क्या आता है? कंठ। जो अपना ये वाला हिस्सा है इसको अपन बोलते हैं क्या? कंठ। दूसरा आता है तालु। दूसरा क्या आता है? तालु, जिसको मेवाड़ी भाषा में ताड़वा बोलते हैं। ठीक है, तो तालु क्या होता है? जीभ के जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, मुलायम चमड़ी होती है, उसको अपन बोलते हैं तालु या तालव्य। तीसरा आता है मूर्धा। अब अधिकांश विद्यार्थी ये जानते हैं कंठ क्या होता है, तालु क्या होता है, मूर्धा क्या होता है, लेकिन यहां मूर्धा में आके वो थोड़ा सा फंस जाते हैं कि सर मूर्धन्य भाग या मूर्धा वाला जो भाग है वो कौन सा होता है? तो अपने आगे के जो दांत होते हैं, ऊपर वाले आगे के दांत हैं, उनके पीछे वाले जो मसूड़े हैं उसको अपन बोलते हैं मूर्धन्य भाग। कौन सा भाग? मूर्धन्य भाग। वापिस बता रहा हूं कि आगे के जो मसूड़े आगे के जो दांत हैं ऊपर वाले, इनके पीछे वाले जो मसूड़े हैं इनको अपन क्या कहते हैं? मूर्धन्य भाग कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ओष्ठ, या इन्हीं को बोलते हैं अपन होठ। किसी भी स्वर या व्यंजन के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, इनका प्रयोग किया जाता है। और एक है क्या? जीभ। इन स्थानों का प्रयोग किया जाता है। कितने स्थान हैं जी? 6 स्थान हैं जिनसे अपन किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण करते हैं। तो कंठ बता दिया, तालु बता दिया। मूर्धन्य वाला भाग मुख्य रूप से आपको नहीं पता है, मैंने आपको कह दिया आगे वाले जो ऊपर के दांत होते हैं उनके पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? मूर्धन्य भाग कहलाता है। देखो, अब अगर अपन बात करें इनके डिवाइडेशन की, किसकी? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने होते हैं सर? तो मैं आपको बता दूं कि 4 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, इनको कहते हैं अपन कंठ स्वर। क्या बोलते हैं? कंठ स्वर। दूसरे आते हैं तालु स्वर। दूसरा क्या आता है? तालु स्वर। तीसरा आता है ओष्ठ स्वर। और चौथा आता है मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य मैंने आपको बता दिया है। चौथा क्या है? मूर्धन्य स्वर। 4 भागों में डिवाइड कर दिया। मुख्य रूप से मैं मुख्य रूप से बात कर रहा हूं, इसका मतलब कुछ स्वर ऐसे भी हैं जो संयुक्त रूप से काम में लिए जाते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें अपन किसकी? कंठ स्वर की। जिन स्वरों का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। उन स्वरों को अपन क्या कहते हैं? कंठ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कंठ स्वर कहते हैं। और कंठ स्वरों की संख्या 2 है, अ और आ। आप उच्चारण करके देख लो कि कंठ स्वर कौन कौन से हैं? 2 ही आते हैं। 2 में प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं? अ और आ। क्लियर? यहां तक की बात क्लियर। दूसरा आ रहा है तालु स्वर। तालु स्वर जिन स्वरों का उच्चारण तालव्य वाले भाग से किया जाता है, कौन से स्वर कहलाते हैं? तालु स्वर कहलाते हैं। मैं उदाहरण दे देता हूं कि कौन से ऐसे स्वर हैं जो तालव्य की श्रेणी में आते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। इनकी संख्या कितनी है जी? 4 है।
कितनी है? 4 है। तो तालु स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, अब बात करें ओष्ठ स्वर की। किसकी? ओष्ठ स्वर कितने हैं? तो ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ कितने हो गए? 4 ये हो गए कि ओष्ठ स्वर कितने हैं सर? तो ओष्ठ स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। तालु स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। और कंठ स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। अब बचा कौन सा कि मूर्धन्य स्वर कौन सा है? तो स्वर भी एक ही बचा। आप काउंटिंग करके देख सकते हो कि कितने स्वर हो गए? 10 स्वर हो गए। तो एकमात्र स्वर बचा कौन सा? री। कौन सा स्वर बचा? री स्वर ऐसा है जिसको मूर्धन्य भाग से बोला जाता है। आप उच्चारण करके देखो, री। जीभ जो है आगे वाले ऊपर के दांतों के पीछे वाले हिस्से में टच होती है, इसीलिए री को कौन सा स्वरों की श्रेणी में रखा गया है? मूर्धन्य स्वरों की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा मैं कुछ इसके बारे में और भी बताना चाह रहा हूं। वो देखो, इनमें से कुछ स्वर ऐसे हैं जिनको संयुक्त स्वर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? संयुक्त स्वर के रूप में जाना जाता है। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं सर? तो मैं बताता हूं। संयुक्त स्वर एक तो ए, आई, ओ और औ। क्या क्या है? ए, आई, ओ और औ। इनको संयुक्त स्वरों की श्रेणी में रखा गया है। मैं बात करूं ए की, तो ये मिलकर बनता है 2 स्वरों से। एक तो अ प्लस ई। किससे मिलकर बना होता है? अ प्लस ई से बनता है क्या? ए। और आई जो है ये बनता है अ प्लस ए से। किससे मिलकर बना होता है? अ प्लस ए से मिलकर बना होता है। ओ की यदि मैं बात करूं तो ओ जो स्वर है ये अ प्लस ऊ से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? अ प्लस ऊ से मिलकर बना होता है। और औ जो है ये अ प्लस ओ से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? अ प्लस ओ से मिलकर बना होता है। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो यहां पर अब थोड़ा सा क्वेश्चन खड़ा होता है कि सर आपने इन 4 स्वरों को मुख्य रूप से तो किसमें रखा? तालु में, ठीक है, ओष्ठ में, ठीक है, और कंठ स्वर की श्रेणी में रखा। अब देखो इनको अपन कैसे चेंज कर सकते हैं कि संयुक्त स्वर जो हैं इनको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? संयुक्त स्वरों को 2 भागों में बांटा गया। नंबर एक कंठोष्ठ स्वर। कंठोष्ठ स्वर। कंठोष्ठ स्वर की बात करूं तो 2 चीजें आई। एक तो कंठ प्लस ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ बोले तो इनका उच्चारण कहां से किया जाएगा? कंठ और ओष्ठ बोले तो होठ मिलकर इनका उच्चारण करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से स्वर हैं? अब देखो, अ का उच्चारण स्थान अपन ने कहां पढ़ा था? कंठ पढ़ा था। कहां पढ़ा था? अ का उच्चारण स्थान अपन ने कंठ पढ़ा। दूसरा अपन ने पढ़ा ओ का उच्चारण स्थान ई का उच्चारण स्थान अपन ने कहां पढ़ा? तो तालु पढ़ा था। अब अपन बात करें कंठोष्ठ स्वर की, तो कंठोष्ठ स्वर में देखो एक तो आता है ओ। कौन सा आता है जी? ओ आता है। और एक आता है औ। ओ और औ, इन 2 को श्रेणी में रखा गया है। किसकी में? कंठोष्ठ स्वरों की श्रेणी में रखा गया है। अब कैसे पता लगाए सर इसको कंठ और ओष्ठ से बोलते हैं? तो मैंने अभी आपको क्लियर किया कि ओ का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? अ प्लस ऊ से हुआ है। तो अब आप देखो, अ का उच्चारण स्थान कहां हो रहा है? कंठ हो रहा है। और ऊ का उच्चारण स्थान कहां हो रहा है? ओष्ठ हो रहा है। तो ये दोनों से मिलकर बना है। तो संयुक्त रूप से आप इसको क्या कहोगे? कंठोष्ठ स्वर कहोगे। सीधी सी बात है। अगर औ की बात करूं तो औ किससे मिलकर बना हुआ है? अ प्लस ओ से। किससे मिलकर बना हुआ है जी? अ प्लस ओ से मिलकर बना हुआ है। और ओ अपने आप में ऊ से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब ये भी कौन सा स्वर हो गया? कंठोष्ठ स्वर हो गया। कौन सा स्वर हो गया विद्यार्थियों? कंठोष्ठ स्वर हो गया। ठीक है क्या?
अब बात करें अपन संयुक्त स्वर का दूसरा वर्गीकरण क्या किया सर, तो दूसरे वर्गीकरण की मैं बात करूं तो दूसरा वर्गीकरण है कंठ तालव्य स्वर। कौन से स्वर विद्यार्थियों? कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य स्वर बोले तो जिनका उच्चारण किससे होता है? कंठ और तालु से होता है। उन स्वरों को अपन कौन से स्वरों की श्रेणी में रखते हैं? कंठ तालव्य स्वरों की श्रेणी में रखते हैं। कैसे, कौन कौन से हैं सर? तो एक तो अय और एक आय, ये दोनों जो स्वर हैं ये किसकी श्रेणी में आते हैं? दोनों स्वर किसकी श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं कंठोष्ठ बोले सॉरी कंठ तालव्य स्वर। किसकी श्रेणी में आते हैं विद्यार्थियों? तो कंठ तालव्य स्वरों की श्रेणी में आते हैं। कि सर इनको कंठ तालव्य स्वर कैसे कहते हैं, तो मैं बता देता हूं। अभी मैंने कहा था कि इस ए का निर्माण किससे हुआ? अ प्लस ई से हुआ। तो अब आप देखिए कि अ का उच्चारण स्थान कहाँ था? कंठ था। अ का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है। जबकि ई का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो तालु है। इन दोनों के संयुक्त रूप से बना क्या? बना। तो सीधी सी बात है, संयुक्त रूप से उच्चारण कहां से करेंगे? कंठ और तालव्य दोनों भागों से करेंगे, तभी इसको अपन क्या कहेंगे? कंठ तालव्य स्वर कहेंगे। और तभी इसका शुद्ध उच्चारण होगा। तभी इसका क्या होगा? शुद्ध उच्चारण होगा। ऐ की बात करूं तो ऐ किससे मिलकर बना है? अ प्लस ए से मिलकर बना हुआ है। तो जब ऐसी स्थिति है तो अ का उच्चारण स्थान कहां है? तो कंठ है। जबकि ए का उच्चारण स्थान कहां पर है? तो तालु है। इसीलिए इन स्वरों को कंठ तालव्य स्वरों की श्रेणी में रखा गया है। यहां तक अपन ने पढ़ा क्या? स्वरों का वर्गीकरण। अब बात करते हैं, कुछ स्वर ऐसे होते हैं, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको अपन अयोगवा कहते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? अयोगवाहा। क्या बोला जाता है? अयोगवाहा कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो सबसे पहले सर अयोगवाहा किसे कहते हैं ये अपने को क्लियर होना जरूरी है। तो पहली बात मैं करूं, ये जिन स्वरों को ऐसे लिखना, जिन स्वरों को न तो स्वर और न ही व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है, क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह कहलाते हैं। क्लियर? अयोगवाह किसे कहते हैं? ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही ये क्या होते हैं? व्यंजन। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो इनको किसकी श्रेणी में रखा गया? अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया। तो अयोगवाह कौन है? तो मैं बताता हूं। अम और अह ये दोनों किसकी श्रेणी में आते हैं? अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। यहां तक की बात क्लियर। अब बात करें, कुछ नोट आप डाल लो जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं कि सभी स्वर नोट डाल के लिखना, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण होते हैं। अब सर कि अल्प प्राण क्या होते हैं, इसको समझना बहुत इजी सी बात है। कैसे कि अल्प प्राण, अल्प मतलब थोड़ा या कम, प्राण मतलब वायु जिसको अपन कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, बहुत कम प्राण वायु की आवश्यकता पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों? अल्प प्राण कहलाते हैं।
तो अल्प प्राण की बात क्लियर हो गई कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में बहुत कम वायु, श्वास वायु की आवश्यकता पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। और जितने भी स्वर हैं 11 ही स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले निम्न में से कौन सा स्वर अल्प प्राण है, तो चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी होगा। कारण क्योंकि सभी स्वर क्या है, अल्प प्राण है। यदि आपको कुछ व्यंजन और स्वर देते हैं साथ में, तो जो स्वर होगा वो क्या होगा, अल्प प्राण होगा। उसके अलावा दूसरा नोट आप डालो, दूसरे नोट की अपन बात करें तो सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं विद्यार्थियों, घोष या सघोष होते हैं। अब आपको ये पता नहीं है कि घोष किसे कहते हैं और सघोष किसे कहते हैं। स तो उपसर्ग जुड़ा हुआ है, बाकी अर्थ दोनों का एक ही है, अर्थ दोनों का एक है। घोष का मतलब होता है गर्जना। जिन स्वरों को आप किसी गर्जना के साथ, आप बोलो अ, तो आपने क्या की, एक गर्जना की, उसके साथ उच्चारण कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएंगे, घोष कहलाएंगे। और इसी को अपन बोलते हैं सघोष। स का मतलब साथ में और घोष मतलब गर्जना। जिनको गर्जना के साथ में बोला जाता है क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। तो ये तो था अपना स्वरों का वर्गीकरण। क्या था, स्वरों का वर्गीकरण। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा अपन ने पढ़ा था व्यंजन। दूसरा अपन ने क्या वर्गीकरण किया था, व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन या परिभाषा, परिभाषा की मैं बात करूं कि व्यंजन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा की यदि मैं बात करूं तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता होती है, स्वरों की आवश्यकता होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। आप इसको ऐसा लिख दो या ऐसा भी लिख सकते हो कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं किया जा सकता, उन्हें ही अपन क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब बात करें व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले बात करते हैं व्यंजनों की संख्या। तो अपन ने जब संख्या की बात की थी तो व्यंजनों की संख्या अपन ने पढ़ी थी कितनी, 33। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। सबसे पहले इसका जो वर्गीकरण किया गया वो किया किसके आधार पर, कौन कौन से होते हैं ये देख लो पहले, या फिर अपन वर्गीकरण कर लेते हैं, उसमें भी चर्चा होगी। ठीक है, अगर बात करें कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आप देख लो क से ह तक क्या होते हैं, क से लगाकर ह तक आप जो लिखते हो वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। और ये इनकी कुल संख्या 33 होती है। कि सर कैसे होती है, मैं बता देता हूं। 5 तो आते हैं वर्ग, एक वर्ग होता है क वर्ग, दूसरा च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। तो 5 वर्णों में या 5 वर्गों में कुल वर्ण कितने हो गए, 25। 5 वर्ग में कितने वर्ण आ गए, 25। उसके अलावा य, र, ल और व, स, स, और ह। तो 25 और 8 कितने हो गए, कुल वर्ण 33 हो गए। कितने वर्ण हो गए जी, 33 वर्ण हो गए। और इन्हीं को अपन कहते हैं क्या, व्यंजन।
क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। समझना, ये जो व्यंजन होते हैं इनके अंदर स्वर छुपे रहते हैं। जैसे मैंने लिखा क, जब मैं इस क को हलंत करूंगा तो इसमें से क्या बाहर आएगा, अ बाहर आएगा। प्रत्येक वर्ण के पीछे ये अ जुड़ा रहता है। यदि किसी में मात्रा जुड़ी हुई है, जैसे मैंने लिखा की, और इसको जब हलंत करूंगा तो क्या बाहर आएगा, छोटी ई। तो प्रत्येक व्यंजन में क्या छुपा रहता है, स्वर छिपा रहता है। इसीलिए इनको बगैर स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। इसी कारण इनको अपन क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, व्यंजन कहते हैं। यहां तक की बात क्लियर। अब अपन बात करेंगे किसकी, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। देखो, व्यंजनों का वर्गीकरण सबसे पहले अपन बात करें तो पहला जो वर्गीकरण अपन करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे, पहला डिवाइडेशन उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। देखो, उच्चारण के आधार पर कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो उच्चारण के आधार पर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में जी, 3 भागों में व्यंजनों को डिवाइड किया जाता है। क्लियर। बात करें पहला तो आता है स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन विद्यार्थियों, स्पर्श व्यंजन। दूसरे आते हैं अंतस्थ व्यंजन। दूसरे व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरे व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। तीसरे व्यंजन कौन से हैं जी, ऊष्म व्यंजन। तो यहां तक की बात क्लियर कि उच्चारण के आधार पर अपन व्यंजनों को कितने भागों में बांट सकते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इसको समझने के लिए आपको एक बात क्लियर होना जरूरी है कि किसी वर्ण को अपन कौन कौन से स्थान से उच्चारित करते हैं, कौन कौन से स्थान से उच्चारित करते हैं। अगर आपको ये पता है तो आप इसकी परिभाषा तो क्लियर कर लोगे। स्पर्श का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं टच। जब कोई चीज किसी या व्यंजन के उच्चारण के समय कोई चीज एक दूसरे को स्पर्श करे, कोई भी उच्चारण करने के जो अंग हैं या भाग हैं एक दूसरे को क्या करें, स्पर्श करते हो या टच करते हो, तो ऐसे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरी बात, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं सर, और इसकी परिभाषा क्या है। देखो, स्पर्श व्यंजन में तो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे, पूर्ण रूप से स्पर्श होगा, उनको अपन स्पर्श व्यंजन कहेंगे। लेकिन अंतस्थ व्यंजन में इसका जस्ट थोड़ा सा अपोजिट होता है कि एक दूसरे के ऊपर कोई चीज आती है लेकिन कहीं पर भी पूर्ण रूप से टच नहीं होता है। इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का निर्माण किसी रगड़ या घर्षण के कारण होता है। किसके कारण होता है विद्यार्थियों, रगड़ या घर्षण के कारण होता है, उनको अपन कहते हैं क्या, ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले मैं बात करूं स्पर्श व्यंजन की, तो इसमें आते हैं क से म तक। कहां से कहां तक आते हैं विद्यार्थियों, तो क से म तक आते हैं। क से म तक व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो अपन ने पढ़ी थी 5 वर्ग आते हैं। और एक वर्ग में कितने व्यंजन आते हैं, 5 व्यंजन आते हैं। 5 वर्गों में कितने हो गए, 25। कितने व्यंजन हो गए, 25 व्यंजन हो गए। अंतस्थ व्यंजन की मैं बात करूं तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। ये होते हैं य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन की मैं बात करूं तो इसमें भी 4 आते हैं, श, श, ट और ह। कितने हो गए, 4। तो ऊष्म व्यंजन हो गए 4, अंतस्थ व्यंजन हो गए और 25 क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए। तो कुल व्यंजन कितने थे,
33 थे, उनका अपन ने आधार किस आधार पर डिवाइडेशन किया? उच्चारण के आधार पर। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। बोले तो कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ जब किसी व्यंजन के उच्चारण के समय एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। जब कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ एक दूसरे का ऊपर तो आते हैं लेकिन स्पर्श नहीं करते, उनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और जब किसी व्यंजनों का निर्माण किसी रगड़ या घर्षण के कारण होता है उनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा, जिसको अपन बोलते हैं एनर्जी। जब आप किसी चीज के ऊपर प्रेशर डालते हो तो इन व्यंजनों का निर्माण होता है। आप उच्चारित करके देख लो श। अब आप ये सोचते होंगे कि ये स जो है ये संकर वाला, ये षटकोण वाला और ये सपेरा वाला होता है। नहीं, ये होता है तालुस से, ये होता है मूर्धन्य से या मूर्धा से, और ये होता है दंते से। तो इन स के बारे में भी क्लियरिटी कर लेना कि ये जो स होता है ये तालवे वाले हिस्से से बोला जाता है या तालु हिस्से से बोला जाता है। ये जो स है ये मूर्धन्य वाले हिस्से से बोला जाता है और इस स का निर्माण दांतों के द्वारा होता है, इसीलिए इसको दंते स कहते हैं। तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए राम राम।